सुप्रभात बच्चों। जूझ जो आपकी आत्मकथात्मक एक कहानी थी जिसमें लेखक आनंद यादव ने अपने बचपन में घटित घटनाओं का जिक्र किया था, वो कहानी आपकी पाठ्य पुस्तक में जो आपका पाठ है जूझ उसमें पूरी हो चुकी है। उसके प्रश्नोत्तर पर थोड़ा अभ्यास कर लेते हैं। अभ्यास के साथ साथ विवेचना भी कर लेते हैं और आपसे अपेक्षा करते हैं बच्चों कि आप पूरे आदर्श उत्तर लिख लेंगे। साथ ही आपको इसके जो नोट्स हैं पीडीएफ में वो भेज दिए जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन इसमें है, जूझ शीर्षक के औचित्य पर विचार करते हुए स्पष्ट करें कि क्या यह शीर्षक कथानायक की किसी केंद्रीय चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है। तो पूरा आपको डिटेल में पीडीएफ में आंसर मिल जाएंगे। उससे पहले आप थोड़ा सा विवेचना इसकी देखते हैं। जूझ का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है जूझ का संघर्ष। तो जूझ इस पाठ के लिए क्या एक उचित, औचित्य शब्द जो बना है वो उचित शब्द से बना है, तो इस पाठ के लिए क्या जूझ एक उचित शीर्षक है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इस पाठ में एक जो लेखक है, जब वो अपने बचपन में वो अपनी शिक्षा के लिए संघर्ष करता है, जूझता है। केवल अपने घर की चारदीवारी के अंदर ही नहीं बल्कि घर की चारदीवारी से बाहर विद्यालय में भी उसको जूझना पड़ता है। तो अपने अस्तित्व की लड़ाई वो बच्चा लड़ता रहा और आखिरकार उसको सफलता मिलती है एक स्थापित लेखक के रूप में। तो जूझ जो है वो उनकी आत्मकथा है। आनंद यादव जो कि मराठी के लेखक हैं, उनकी आत्मकथा है। इस पाठ में, अपनी इस आत्मकथा में उन्होंने बताया है कि बचपन में शिक्षा के लिए उनको संघर्ष करना पड़ा। उसके पिता नहीं चाहते थे कि वो आगे पढ़े, बल्कि वे चाहते थे कि वो खेती का काम देखे। इस वजह से वो खेती के काम में लगा दिया गया और उसकी 5वीं क्लास में उसकी पढ़ाई बंद करवा दी गई। नतीजा क्या निकलता है कि उसकी कक्षा के जो दूसरे बच्चे हैं प्रमोट होकर अगली कक्षा में चले जाते हैं और वो अकेला उस साल रुक जाता है। तो अगले साल फिर ये उसके साथ में दोहराया जाता है। तो यहाँ वो लेखक को लगने लगता है कि वो अगर चाहे तो अपनी पढ़ाई फिर से निरंतर जारी कर सकता है। उसने अपनी माँ से इस बात को कहा और माँ क्योंकि जानती थी कि पिता इसका इस बात को लेकर तैयार नहीं होगा, तो वो अपनी मजबूरी व्यक्त करती है कि बच्चे, जब मैं तेरी पढ़ाई के बारे में तेरे पिता से बात करती हूँ तो वो मेरे ऊपर ऐसे गुर्राता है जैसे जंगली सुअर। तो लड़का अपनी माँ को सलाह देता है, माँ एक काम करते हैं, जो गांव के जो हमारे सम्मानित व्यक्ति हैं, जो गांव के हमारे प्रधान जी हैं, उनके पास चलते हैं। वो पिताजी को समझाएंगे, पिताजी उनकी बात जरूर मानेंगे। तो देसाई जी सरकार और या आप कह लीजिए दत्ताजी राव के पास में दोनों माँ बेटे जाते हैं। उनको वो बात बताते हैं कि किस तरह से वो बच्चे की पढ़ाई को उसने बंद करवा दिया है उसके पिता ने, और किस तरह से अपनी आज़ादी के लिए वो बच्चे का जीवन बर्बाद कर रहा है। तो दत्ताजी राव उनकी बात से सहमत हो जाते हैं और उसको अपने पास बुलाते हैं, डांट से फटकारते हैं, समझाते हैं कि ये तुम गलत कर रहे हो उस बच्चे के साथ में। तो अब दूसरा पार्ट ये है इस क्वेश्चन का कि क्या यह शीर्षक कथानायक की किसी केंद्रीय चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है? बिल्कुल करता है। इसमें कथानायक कौन है? कथानायक है इसमें आनंद यादव बचपन में, ठीक है। और उसके चरित्र की ये विशेषता है कि वो संघर्ष करना जानता है। अपनी शिक्षा के लिए उसने संघर्ष किया, घर के अंदर भी किया और घर से बाहर विद्यालय में भी जाकर के किया। तो घर के अंदर उसका संघर्ष जो है वो अपने पिता के साथ में है, जो उसको पढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन उसने उस संघर्ष में विजय पाई और अपने पिता पर घर का आंतरिक और बाह्य समाज का दबाव डलवा करके उन्होंने अपने पिता को इस बात के लिए तैयार कर लिया कि वो उसको पढ़ने देंगे। और फिर विद्यालय में जाकर के उसको जो बच्चे हैं शरारत करते हैं, उसके साथ परेशान करते हैं। तो वहाँ भी एक बार को तो उसके मन में आके मैं पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के घर ही चला जाऊँ, इससे अच्छा तो अपना घर ही है। लेकिन बाद में वो सोचता है कि नहीं, ये मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, आगे चल के मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए वो फिर वहाँ पे अपने तरीके से उस कक्षा में भी एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त करता है। तो ये उसकी केंद्रीय चारित्रिक विशेषता है कि उसके अंदर एक जूझ यानी संघर्षशीलता भरी हुई है। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ? तो स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में पैदा हो गया था जब उसकी कक्षा में एक नए मराठी के शिक्षक आए थे जिनका नाम सौंदलगेकर जी था। सौंदलगेकर मराठी के अच्छे शिक्षक थे, पूरे हाव भाव के साथ कविता पढ़ाते थे। उनको छंद का ज्ञान था, छंद को किस तरीके से गाया जाता है। साथ ही उनका ईश्वर की ओर से गला भी सुरीला था, यानी उनकी आवाज़ बड़ी मधुर थी। और वो मराठी कविताएं जब सुनाते थे तो पूरे भाव विभोर होकर के उन कविताओं को सुनाते थे, जिसका बच्चों पर प्रत्यक्ष और सीधा प्रभाव पड़ता था। और लेखक जो आनंद यादव है, उनके पढ़ाने के तरीके से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। एक बार की घटना है कि मास्टर जी ने उनको जो कविता सुनाई वो खुद लिखी थी, स्वरचित कविता थी मास्टर जी की, और वो कविता एक मालती की बेल पर लिखी गई थी। मालती की बेल जो उनके घर के दरवाजे पर थी।
अब लेखक को लगने लगता है कि जब इतनी साधारण से तुच्छ से विषय पे कविता लिखी जा सकती है तो मेरे पास तो खेत में इतना कुछ है जिन पे मैं कविता लिख सकता हूँ, तो कविता लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। जब मास्टर जी कितने सरल विषय पे कविता लिख सकते हैं, और उस बेल को लेखक ने खुद भी जाकर के मास्टर जी घर पे देखा था और देखा था कोई खास बात तो है नहीं इस कवि उसमें बेल में। तो आखिरकार उसने मन बना लिया कि मैं भी कविता लिखा करूँगा, और उसने छोटी छोटी तुकबंदियाँ शुरू कर दी, और धीरे धीरे उन तुकबंदियों का निराकरण, जो त्रुटियाँ होती थी वो मास्टर जी से करा लेते थे, और आखिरकार वो एक अच्छे कवि बन पाए। तो उनके अंदर ये आत्मविश्वास सौंदलगेकर मास्टर जी के कारण ही उत्पन्न हुआ। प्रश्न संख्या 3 है, श्री सौंदलगेकर के अध्यापन की उन विशेषताओं को रेखांकित करें जिन्होंने कविताओं के प्रति लेखक के मन में रुचि जगाई थी। तो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में दूसरे में डिस्कस कर लिया है, तो फिर भी कतिपय विशेषताएं एक बार फिर रिवाइज कर देते हैं। एक चीज तो है कि लेखक और जो मास्टर जी थे उनका गला बड़ा सुरीला था, उनको छंद का ज्ञान था, छंद की गति कैसी होती है वो ज्ञान था, और एक कविता के समानांतर दूसरे कवि के द्वारा लिखी गई कविता जिसका भाव उस कविता के साथ में मेल खाता हो, उसको साथ साथ रख के हम पैरेलल अध्ययन करा सकते हैं, ये चीज़ वो कराते थे। और इतने मग्न होकर वो कविता सुनाया करते थे, कविता पाठ किया करते थे कि बच्चे भी उनकी कविता को सुन करके, उनके सुरीले गले की आवाज़ को सुन करके मंत्रमुग्ध हो जाया करते थे। तो सौंदलगेकर मास्टर जी बच्चों को प्रेरित भी करते थे, साथ ही साथ वो अपनी खुद की लिखी हुई कविताएं भी सुनाया करते थे, और पाठ्यक्रम में जो मराठी की जो कविताएं थी उनको जिन कवियों ने लिखा था उन कवियों से मिलने के अपने संस्मरण भी सुनाया करते थे, बताते थे कि मैं इन कवियों से व्यक्तिगत रूप से मिला हुआ हूँ। तो इन सारी विशेषताओं के कारण कविता के प्रति बच्चों की जो रुचि थी वो बढ़ने लगी, और लेखक तो क्योंकि उसी मन का बना हुआ था, कविताओं के लिए ही उसका रुझान था, इसलिए लेखक के मन में बेहिसाब रुचि जागृत हुई। तो सौंदलगेकर मास्टर के अध्यापन की इन विशेषताओं के कारण लेखक के मन में रुचि जागृत हुई कविताओं के प्रति। प्रश्न संख्या 4 है, कविता के प्रति लगाव से पहले, एक पार्ट ये हो गया, और उसके बाद यानी कविताओं के प्रति लगाव के बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया। तो अकेलापन, जहां कविता के प्रति लगाव से पहले बालक को बड़ा अखरता था, बालक कौन है यहाँ पे, लेखक आनंद यादव, उनको बड़ा अखरता था। जब वो खेत में अकेले होते थे तो चाहते थे कि मेरे साथ कोई ना कोई खेलने वाला होना चाहिए, अकेले का मन नहीं लगता था, अपनी उम्र के बच्चों के साथ वो खेलना चाहते थे। तो कविता के प्रति लगाव से पहले उनको अकेलापन बहुत ज़्यादा खटकता था, लेकिन जब उनका कविता के प्रति, तो अब चेंज आ गया उनमें, एक परिवर्तन उनमें आता है। वो कविता में इतना खो जाना चाहते थे कि उसका पूरा, तो अब इसमें अगर दूसरे उसके साथ में बच्चे आते जंगल में, जब वो कविता कर रहा होता तो उसके मन में कोई ना कोई व्यवधान जरूर आता। अब यदि बच्चा साथ में कोई दूसरा नहीं है तो वो खूब गा सकते हैं, ऊंचे स्वर में गा सकते हैं, गलतियां कर सकते हैं, गलतियां करने पर उनके ऊपर हंसने वाला कोई नहीं होगा वहाँ, और यदि वो चाहे तो कविताओं को गा गा करके ऊंची आवाज में नाच भी सकते हैं, थुई थुई करके नाचा जा सकता है, इसमें पंक्ति आई एक जगह। तो ये सब कैसे पॉसिबल हो सकता है जब उसके आसपास कोई दूसरा ना हो। तो पहले जहाँ उसको अकेलापन खटकता था, वो चाहता था कि कोई ना कोई साथ खेलने वाला होना चाहिए। अब इसी अकेलेपन के प्रति उनकी धारणा पूरी तरह से बदल जाती है। अब वो सोचते हैं कि जब तक मैं अकेला रहूँगा तब तक अच्छा है, अकेला नहीं रहूँगा तो उससे क्या होगा, उससे जब दूसरा कोई होगा तो मैं नाच भी नहीं सकता, मैं खुल के गा भी नहीं सकता, और मैं गलतियाँ करूँगा तो लोग मेरे ऊपर हंसेंगे। तो इस तरह से कविता के प्रति लगाव के बाद अकेलेपन के प्रति लेखक के मन में एक धारणा पूरी तरह से बदल जाती है। प्रश्न संख्या 5 है बच्चों, आपके ख्याल से पढ़ाई लिखाई के संबंध में किसका रवैया ठीक था। एक और तो है लेखक और दत्ताजी राव जो गांव के प्रधान जी थे, और दूसरी ओर है लेखक का पिता। आपको बताना कि किसका रवैया ठीक था। तो जाहिर सी बात है, पिता तो चाहता ही नहीं था पढ़ाई लिखाई हो, ठीक है। जब पिता चाहता ही नहीं था पढ़ाई लिखाई हो तो उसका रवैया क्या है फिर पढ़ाई के बारे में, बिल्कुल बेकार है। वो अपने पुत्र से कहता कि पढ़ लिख के तू बालिस्टर होने वाला नहीं है, यानी बहुत बड़ा आदमी नहीं बन जाएगा, चुपचाप खेत में जाके काम कर, खेती कर। तो वो पढ़ाई लिखाई के बिल्कुल खिलाफ था, वो नहीं चाहता था कि उसके बच्चे की पढ़ाई लिखाई हो। दूसरी ओर लेखक का मानना था कि पढ़ लिख जाऊंगा तो हाथ में थोड़े पैसे तो आएंगे, नौकरी तो लगेगी, व्यवसाय तो कर सकूंगा। और विठोबा अण्णा का उदाहरण देता है, अपने गांव के विठोबा अण्णा का उदाहरण देता है कि किस तरह से उन्होंने पढ़ लिख करके इतना कुछ अपना बिजनेस फैला लिया है। और अपना ही उदाहरण देता अपने परिवार का कि जो बाबा के समय था वो दादा के समय नहीं रहा, यानी एक खेती जो हमें वो गड्ढे में धकेल रही है।
दूसरी ओर दत्ताजी राव का भी रवैया यही है कि नहीं, पढ़ाई तो होनी चाहिए, और इसी वजह से वो लेखक के पिता को डांटते हैं कि तू इसको पढ़ने क्यों नहीं देना चाहता। और लेखक से कहते हैं कि बेटे कोई बात नहीं है, तेरा बाप तुझको नहीं पढ़ाना चाहता तो कोई बात नहीं, तू मेरे पास रहा कर, यहीं से रोज स्कूल जाया कर, मैं तुझे फीस दूंगा, मैं तेरी किताबें ला के दूंगा, तू अच्छे से खूब अपनी पढ़ाई लिखाई कर, पढ़ाई लिखाई रुकनी नहीं चाहिए, ये साल तेरा बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो यहाँ हम देखते हैं कि लेखक और दत्ताजी राव का पढ़ाई के प्रति जो रवैया है वो पक्ष में है, और लेखक के पिता का जो रवैया है वो पढ़ाई प्रति विपक्ष में है। अंतिम छठा प्रश्न है, दत्ताजी राव से पिता पर दबाव डलवाने के लिए लेखक और उसकी मां को एक झूठ का सहारा लेना पड़ा था। तो मैं पहले आपको स्पष्ट कर दूंगा कि वो झूठ क्या था। लेखक की मां और लेखक ने जब वो दत्ताजी राव के पास में गए थे और वहां से जब घर वापस लौट रहे थे तो उनको कहा था कि ये मत बता देना दादा को कि हम दोनों यहाँ आए थे पढ़ाई लिखाई के बारे में बात करने के लिए, यदि तुम ऐसा उनको बता दोगे तो हमसे नाराज होंगे और घर जाके हमारी पिटाई भी कर सकते हैं। बल्कि ये कह देना कि माँ अकेली आई थी साग भाजी देने के लिए और आपके बारे में पूछ रही थी, इसलिए आपको बुलाया है। तो ये झूठ, उन्होंने इस झूठ का सहारा लिया और उन्होंने भी, दत्ताजी राव ने भी कह दिया कि हाँ मैं ऐसा ही कहूँगा, कोई बात नहीं है। उसको ऐसा महसूस ही नहीं होने देंगे कि तुम दोनों पढ़ाई लिखाई के बारे में बात करने के लिए मेरे पास आए हो। तो बच्चों, अगर इस झूठ का सहारा ना लिया गया होता तो आगे का घटनाक्रम क्या होता, अनुमान लगाएं। तो आप अनुमान लगाएं से समझ गए होंगे कि ये आपका खुद का होमवर्क का क्वेश्चन बन जाता है। तो अनुमान लगा के आप कह सकते हैं, अपनी अपनी कल्पना, आपकी बच्चों की इमेजिनेशन हो सकती है कि वो घर जाने पर अगर उसको सच्चाई पता लग जाती कि ये दोनों वहां गए थे और मेरी बुराई करके आए हैं, मेरे बारे में बता के आए हैं कि मेरा चरित्र है वो ठीक नहीं है, मैं गाँव में आज़ादी के साथ घूमना चाहता हूँ इसलिए बच्चे की पढ़ाई को बर्बाद कर रहा हूँ, मैं खेत में काम नहीं करना चाहता इसलिए मैंने बच्चे की पढ़ाई बीच में रुकवा दी है। यदि ये सारी चीज़ें उसको सही सही पता लग जाती और ये पता लग जाता कि बता किसने है, उसके खुद के परिवार ने आकर के दत्ताजी राव को बताया, तो इस चीज़ से वो आग बबूला हो जाता। वो पहले से ही उनसे नाराज रहता है, खफा रहता है। अगर ये बात पता चल जाती तो निश्चित रूप से गुस्सा हो जाता और घर में जाके उनकी मार पिटाई उनके साथ में करता। तो मेरे हिसाब से ये घटनाक्रम आगे का हो जाता अगर वो झूठ का सहारा ना लिया गया होता। शेष आप अपनी कल्पना अनुसार लिख सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से बच्चों इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।